हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड लेक्चर कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कूलॉम्स लॉ सिंपल फॉर्म में था। चूंकि प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े थे कि टू चार्ज के बीच यानी फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट किए थे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, लेकिन उसमें वेक्टर्स फॉर्म का यूज नहीं किया गया था। चूंकि आप जानते हैं कि फोर्स जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब फोर्स टू चार्ज के बीच लगता है तो उस पे डायरेक्शन क्या होती है, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें वेक्टर फॉर्म में कूलॉम के लॉ को पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना वेक्टर जाने आप किसी भी प्रकार की चाहे बोर्ड लेवल का एक क्वेश्चन हो या फिर IIT जी मेंस का हो या फिर नीट का हो, कोई क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए इसमें वेक्टर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है। बच्चों देखिए, फिजिक्स बहुत इजी वे में मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, और बोर्ड से लेके बिल्कुल पहले तो बोर्ड लेवल की अच्छी तैयारी होगी, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस IIT जी मेंस के, कुछ नीट के, एक आध क्वेश्चन IIT एडवांस के भी हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में बिल्कुल आसानी हो। आइए हम आज शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज की जो टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हो Q1 प्लस Q1 और दूसरा एक पॉइंट चार्ज हो प्लस Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो हम देखे थे कि चूंकि दोनों अगर ये भी प्लस हो तो दोनों चार्ज का जो नेचर है वो दोनों सेम नेचर का है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स होगा। कैसे होगा देखिए, क्या होगा कि Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स लगेगा, यानी जब Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स होगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इसको हम लिखेंगे F1 पे 2 की वजह से फोर्स लगा, 1 पर 2 की वजह से फोर्स लगा। ऐसे ही 1 की वजह से जब 2 पर फोर्स लगेगा तो यह इधर रिपल्सन होगा, ये दूर जाएगा इससे, और इसमें हम कहेंगे F2 पर 1 की वजह से फोर्स लगा, यानी F12 और F21। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि जब Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लगा तो इसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 पर तो इसकी जो यूनिट वेक्टर होगी वो होगा R12, यानी इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। ऐसे ही वेक्टर 2 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। हम जानते हैं कि we know that the direction of force always act along the line joining two charge, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा उन दोनों चार्जों को ऐड करने वाली, ज्वाइन करने वाली लाइन के अनुदिश होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं, अगर F12 निकाला जाए तो F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हैं क्या होती है, टू चार्ज के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। लेकिन F12 जो फोर्स 1 पे 2 की वजह से फोर्स लग रही है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि देखिए 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो 2 की वजह से हो रहा है, इसको लिखेंगे R21, यानी F12 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई R21। इसी प्रकार एज लाइक से
अगर हम F12 निकाला जाए, F21 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे क्योंकि क्या है 2 पर 1 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो जब 1 की वजह से लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है, फोर्स इधर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R12। ये आपका F12 हो गया, ये F21। बट अब यहाँ पे एक ध्यान दिए, R12 वाली 1 से 2 की तरफ है, 1 2 2 यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 एक्ट ऑन चार्ज 2 इज डायरेक्शन 1 2 यानी 1 से 2 की तरफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं R12 इक्वल टू माइनस R21। अब यह वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो इसको हम लिख सकते हैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस R21। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R21, और यहाँ हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं 2, और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1। अब 1 और 2 का कंपैरिजन किया जाए तो F21 इक्वल टू ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, माइनस F12। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यानी फोर्स F21 क्या है कि फोर्स एक ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, और ये क्या है फोर्स एक ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। यानी इसका मतलब है कि दोनों चार्ज यानी Q2 और Q1 दोनों एक दूसरे पर सेम यानी मैग्नीट्यूड इनकी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, यानी 2 चार्ज ऑलवेज एक्ट बिटवीन फोर्स एज सेम बट डायरेक्शन इज क्या होता है, अपोजिट होता है। डायरेक्शन क्या होता है उसकी, अपोजिट होती है, या इसको भी कह सकते हैं कि एक्शन टू रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ मींस कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन राइज हो सकता है टू दैट कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो आप इस मेथड से इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि देखिए दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहे हैं। ये तो उस कंडीशन में था जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि जब दोनों लाइक चार्ज होंगे तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वह क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगी तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस प्रकार की होगी, और उसको हम एज लाइक से इस तरह हम इसको नोट कर सकते हैं। यानी यह उस कंडीशन में है कि व्हेन both charge are like nature, जब दोनों चार्ज क्या है, सेम नेचर के हैं, तो उस कंडीशन में आपका ये होगा। इसको नोट करना चाहें तो इसके नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इसी को अगर हम ऐसे भी कहें, अगर मान लीजिए कि दोनों पॉइंट जो चार्ज हैं, एक आपका -Q1 है और एक आपका पॉइंट चार्ज -Q2 है, और इनके सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। अब दोनों की नेचर क्या होगी, अपोजिट होगी। इस कंडीशन में जब फोर्स Q1 पे Q2 की वजह से लगेगा तो ये अट्रैक्ट होगा, क्या होगा,
अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, इधर जाएगा। तो इसको हम कहेंगे फोर्स एक्ट ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। ऐसे ही जब Q1 की वजह से Q2 पर लगेगा तो ये भी आपका A होगा और ये भी अट्रैक्ट होगा और इसकी डायरेक्शन है, इसको हम लिखेंगे फोर्स एक्ट ऑन 2 चार्ज ड्यू टू Q2। ये हो गया। अब उस कंडीशन में क्या होगा? जब Q1 यानी Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, हमेशा पता है कि जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा? एलॉन्ग, यानी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्ज, यानी लाइन के हमेशा एलॉन्ग होगा। जब एलॉन्ग होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे R1 2 और ये होगा R21। ये आपका वेक्टर डायरेक्शन हो गया, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हो गया इसका। अब अगर हम यहाँ पे लिखें F12 इक्वल टू किसको लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए फोर्स एक टर्म 1 2, जब इस पे फोर्स लग रहा है किसी डायरेक्शन किधर है? किधर जा रही है? 1 से 2 की तरफ। इसको हम लिख सकते हैं R12 एल लाइक यानी F12 हो गया। ये आपकी वैल्यू हो गई F12। ऐसे ही अगर F21 अगर निकाला जाए तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं R21। यानी 2 पर जब 1 की वजह से फोर्स लगेगी तो उसकी वैल्यू ये होगी और आपका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो गया। अगेन इसको क्या लिख सकते हैं? R21 इक्वल टू माइनस R12। और इसको हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्यों? R स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं माइनस R12। अब यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये हो गया R12। अब इन दोनों को अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू से देखा जाए, यह जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? F12 की। इसको हम लिख सकते हैं F21 इक्वल टू माइनस F12 यानी फोर्स एक्ट ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू नेगेटिव माइनस होगा फोर्स एक्ट ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट लगाते हैं, होते हैं। तो ये जो था ये था वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी वेक्टर फॉर्म इन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो था वो वेक्टर फॉर्म था। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जब लाइक चार्ज हो उस कंडीशन में, जब अनलाइक चार्ज हो उस कंडीशन में। आप इसको भी नोट कर लें, इसके साथ देना। अब था ये कूलम्ब्स लॉ। हमें लगता है कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है और डायरेक्शन की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। विदाउट डायरेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल यू विल सॉल्व एनी क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे बिना डायरेक्शन क्लियर किए हुए। लेकिन डायरेक्शन क्लियर हो गया बहुत इजी वे में आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे, अब तो दो फ्रेंडों के बीच या दो एनिमी के बीच या तो एक फ्रेंड और एक एनिमी के बीच जो फोर्स लगने वाले थे उसके बारे में आपने स्टडी किया। अब बहुत सारे अगर चार्ज हों तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वहां पे क्या होगा उसको आइए देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। उसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है बच्चों, इसको आप ध्यान दें, बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि अगर एक चार्ज Q1 है, मान लिया जाए कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है और इसके अराउंड मान लिया जाए यहां से R1 डिस्टेंस पे क्या है, एक Q2 चार्ज रखा हुआ है, Q2 चार्ज रखा हुआ है। ऐसे ही अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे R2 डिस्टेंस पे Q3 चार्ज रखा हुआ है, ऐसे R4 डिस्टेंस पे Q4 चार्ज रखा हुआ है, ऐसे ही मान लीजिए Rn and Q1 चार्ज Rn डिस्टेंस पे इस चार्ज के अराउंड रखे हुए हैं, यानी Q1 के अराउंड रखे हुए हैं, चार्ज Q1 के अराउंड रखे हुए हैं। अब यहाँ पे कहा जाए कि इस चार्ज Q1 पे जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है कितना हो रहा है, इसकी वैल्यू निकालिए, इसका रिजल्टेंट निकालिए। है क्यों बहुत सुन गया ना, बहुत आसान वे में हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करते हैं इसमें कि Q1 चार्ज पे कितने चार्ज की वजह से लग रहा है, 1 चार्ज की वजह से। तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी एक चार्ज पर अगर एक से अधिक चार्ज की वजह से फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो उन सभी चार्जों की वजह से अलग अलग हम फोर्स की वैल्यू निकालकर और उसको वेक्टर सम ऑफ वेक्टर कर देते हैं। जैसे अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर यहाँ हमें निकालना है तो यह प्रिंसिपल को क्या लिखेंगे, Q1 पे फोर्स लगेगा किसके वजह से, Qt की वजह से, तो क्या लिखेंगे, फोर्स एक टाइम Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस फोर्स 1 पे किसकी वजह से चार्ज लगेगा, Q3 का, यानी फोर्स एक ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q3 प्लस फोर्स एक्ट ऑन 4 ड्यू टू फोर्स एक्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q4, ऐसे ही प्लस जितने भी होंगे एक वेक्टर सम करते जाएंगे डॉट 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 प्लस F1 पे n चार्ज। तो यह जो टोटल वैल्यू होगी यही Q1 चार्ज पे या किसी 1 पॉइंट चार्ज पे लगने वाली टोटल वैल्यू होगी चार्ज की, यानी टोटल फोर्स की वैल्यू होगी। यानी Q1 चार्ज पर इस सुपरपोजिशन थ्योरम में किसी भी 1 चार्ज पे अगर एक से अधिक चार्ज है उनकी वजह से जितने फोर्स लग रहे हों तो अलग अलग चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स की वैल्यू निकालकर उनको हम वेक्टर सम ऑफ वेक्टर करते हैं। क्या कहते हैं, सम ऑफ वेक्टर। एल्जेब्रिक सम नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, एल्जेब्रिक सम नहीं करते इसमें, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर सम ऑफ वेक्टर, इसलिए वेक्टर कूलॉम्स लॉ पढ़े हैं, वेक्टर यानी कूलॉम्स लॉ ये वेक्टर फॉर्म इसीलिए बताया गया है। लेकिन यहाँ पे जो आप सम करेंगे वो क्या होगा, सम ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के फॉर्म में आप सम करेंगे, ये तो करेंगे लेकिन एल्जेब्रिक सम नहीं होगा बल्कि वेक्टर सम होगा। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स बताते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक 9e का चार्ज हो, एक 9e चार्ज हो और इससे 16 मीटर की डिस्टेंस पे एक e कूलॉम का चार्ज हो, 9e चार्ज हो और एक e चार्ज हो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 मीटर। अब ये कहा जाए कि दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है उनमें बीच में हम कहाँ रखें, यानी दोनों चार्जों के बीच में हम कहाँ पे रखें, Q चार्ज को हम कहाँ पे रखें जिससे वह तीनों बैलेंस में हो जाए, तीनों चार्ज बैलेंस में हो जाए या उस Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि आप देखिए ये 9e चार्ज है, ये आपका e चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 मीटर है। अभी कहा जाए कि इन दोनों चार्जों के ऐसा पॉइंट निकालिए, बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग है उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालिए जहां पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाए, उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाए, या ये कहा जाए कि तीनों यानी वो चार्ज क्या हो, बैलेंस में हो। हम ऐसे बीच में रखते हैं जहां वो चार्ज बैलेंस में हो। तो हम मान लेते हैं 9e से या कहीं से भी ले सकते हैं, इधर से ले लेते हैं, मान लिया जाए कि x डिस्टेंस पे हम Q चार्ज को रख दिए, प्लस Q चार्ज को रख दिया गया और इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो किसमें है, बैलेंस में है।
किसमें है, बैलेंस में। तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि यह डिस्टेंस टोटल 16 मीटर था, ये x मीटर निकल गया, तो क्या बचा 16 माइनस x मीटर। कितना बचा 16 माइनस x मीटर। अब क्या होगा कि 9 की वजह कितने चार्ज हो गया, इस चार्ज के अराउंड कितने चार्ज होंगे, 2 चार्ज। और अभी आप सुपरपोजिशन थ्योरम में पढ़े हैं कि किसी भी एक चार्ज के अराउंड जितने भी चार्ज होंगे उस चार्ज पे अलग अलग चार्ज की वजह से फोर्स लगेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि Q1 Q चार्ज है, इस पे इस 90 की वजह से फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसकी वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा तो रिपल्सन होगी, रिपल्सन होगी किधर जाएगा, ये होगा, मान लेते हैं ये फोर्स F1 है। ऐसे ही E की वजह से जब इस पे फोर्स लगेगी तो ये भी रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसकी वैल्यू हो गई F2। अब यहाँ पे 2 चीजें, यह बैलेंस में तभी होगा जब F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम हो, यानी इन बैलेंस F1 इक्वल टू F2, बैलेंस क्या होना चाहिए, F1 इक्वल टू F2। ये क्या है कि इन दोनों की वजह से जो चार्ज है उनका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। तो तभी होगा जब दोनों की वैल्यू सेम हो और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, अगर दोनों की वैल्यू सेम कर दिया जाए तो यह वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो F1 की वैल्यू अगर निकाला जाए तो क्या होगा, 1 अपान, आप फार्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूं 9 × 10⁹ इनटू इसके और इसके बीच, यानी F2 क्या है, F2 जो है वह F2 इसके वजह से फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिए, E की वजह से Q1 को जो फोर्स लग रहा है आपका ये हो गया, और F1 क्या हो गया, 9E की वजह से इसको फोर्स लग रहा है, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9E × Q अपान x स्क्वायर। देखिए F1 इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, F1 है, F1 की वैल्यू हो गई इक्वल टू 9 × 10⁹ इनटू E × Q अपान, यह डिस्टेंस कितना है, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, EQ से EQ कैंसिल, इससे यह कैंसिल हो गया, बचा क्या 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किया, क्या हो गया 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 48 माइनस 3x इक्वल टू x, या 48 इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो हो गया 4x, कैंसिल हो गया 12, x इक्वल टू कितना हो गया 12 मीटर, यानी x इक्वल टू 12 मीटर पर, x इक्वल टू 12 मीटर पे जो ये फोर्स होगा, यानी जो ये चार्ज होगा वो किस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। या यह कह सकते हैं कि इस पे जो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है वह क्या होगा, 0 हो जाएगा, लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज की टॉपिक क्या था, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन थ्योरम और उसके बेस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन बेस पे वेक्टर्स लॉ ऑफ कूलम्ब्स और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड लेवल का होगा। उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस मेंस का, एक आध क्वेश्चन हम एडवांस और नीट का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आज की जो टॉपिक है यही है और हमें उम्मीद है, आई होप आपको लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। और बाकी अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई कमी हो और चीज़ें क्लियर न हुई हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, उस पर नेक्स्ट वीडियो में आपका कन्फ्यूजन जो भी होगा उसको क्लियर किया जाएगा। और सारे टॉपिक से रिलेटेड टू द पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो लाइक और शेयर कर दें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और लाभ ले सकें, बेनिफिट ले सकें। उसको सब्सक्राइब कर दें जिससे
जब भी नया कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाय, हेलो, थैंक यू।